दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय है वो शिक्षण से संबंधित है। शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए, जो बौद्धिक दिव्यांग है, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले उनको तरीके का ज्ञान करना पड़ता है, किस तरीके से उनको हम शिक्षण प्रशिक्षण देंगे। दिव्यांग बालक के लिए अनेक विधियां हैं, जिसमें शिक्षण देने के लिए कुछ विधि का हम चर्चा भी करेंगे। तो देखते हैं, पहला है खोज विधि। देखिए, खोज विधि, खोज विधि शब्द से आप समझ रहे हैं डिस्कवरी मेथड। इस विधि का जनक जो है आपको जेएस बर्नेक्स को कहा गया है। जेएस बर्नेक्स, जेएस बर्नेक्स, जेएस बर्नेक्स इसके जनक हैं। इसके जनक है, किसके जनक है? आपकी खोज विधि का इन्होंने यह खोज विधि का सच किया था। इसमें किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है। कोई समस्या है, कोई समस्या उठ चुका है, आखिर इसका समाधान क्या है? उस समस्या को और लंबी कर देना, बढ़ा देना तो ठीक बात नहीं है। उस समस्या का समाधान कैसे? इस समस्या का समाधान हो जाता है। कोई बौद्धिक दिव्यांग बच्चा शिक्षण प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आखिर इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, किस विधि का उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे ताकि ये सीख पाएगा, ये बहुत जरूरी है। और यह विधि दूसरे विधियों से ज्यादा क्रियाशील विधि है। अब देखिए, नीचे में हम लिखे हैं प्रक्रिया। देखिए, प्रक्रिया है, तो इस शिक्षण विधि का क्या प्रक्रिया हम लोग लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि इसमें समस्या को खुद करना पड़ता है, तो समस्या की जानकारी प्राप्त करना। कोई समस्या है, इसका जानकारी प्राप्त करिए। बच्चा ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है या बैठ नहीं पा रहा है, किस समस्या के कारण ऐसा करना, उस समस्या की खोज करना, कार्य को संगठित करना होगा। इसके सुधार के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, और प्राप्त जानकारी का उसको उपयोग में लाना होगा, और समस्या को समझकर समाधान करना होगा। ये समाधान करने योग्य है, हमारे योग्य है या नहीं। सूचना का विश्लेषण, जो भी सूचना मिले उसको आप विश्लेषण करिए। दूसरे से जानकारी प्राप्त करना, आप दूसरे भी जानकारी ले सकते हैं। लक्ष्य का प्राप्त करना, और तब जाकर के लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं। दिस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इसके बाद इससे लाभ क्या है? हमारा जो खोज विधि है आपका डिस्कवरी मेथड, तो इससे लाभ क्या है, क्या लाभ है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, प्रयोग की क्षमता का विकास करना, सामाजिकता को समझने में मदद करना, वैज्ञानिक शोध को लागू करना, वास्तविकता की पहचान करना, नई जानकारी प्राप्त करना, और जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं क्रियात्मक सोच का विकास करना, विश्लेषण की गुणवत्ता का विकास करना। जो हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारा एनालिसिस कितना सत्य है, कितना इफेक्टिव है, इस पर ध्यान देना, नियमों का पालन करना, और प्राप्त जानकारी जो है वह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए ताकि हम सही ढंग से उपयोग कर सकें। तो इससे यही लाभ है डिस्कवरी मेथड से। इसके कुछ हानि भी है। अब इसकी हानि क्या है, देखिए, हानि क्या है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। खोज विधि सभी विषय पर लागू नहीं होता, सभी विषय पर खोज नहीं हो सकता है। मान लिया
किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को हमको कुछ सिखाना है और उसमें खोज की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो हमारी शिक्षा को प्राप्त करने में एबल है, तो वहाँ खोज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद खोज विधि निम्न स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता। खोज विधि को उच्च स्तर के बच्चे पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बात सही है, निम्न स्तर के बच्चों पर इस्तेमाल करके क्या करिएगा, जो हाईली टैलेंट उस पर। खोज विधि सामान्य बच्चे के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करता। खोज विधि जो है सामान्य बच्चों के लिए पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करता, ये भी एक इसकी दोष है, हानि है। इसके लिए तार्किक चिंतन की आवृत्ति होती है। तो ये सारे हानि है खोज विधि से। और हम अब आते हैं, अगला जो मेरा है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। योजना प्रोजेक्ट, हम कहते हैं ना एगो प्रोपोजल प्रोजेक्ट बना उसको सबमिट करना। जैसे हम लोग ने अभी सीआरई प्रोग्राम किया था, सीआरई प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने एक योजना तैयार किया कि भाई हमारे कुछ बाहर से लोग आएंगे तो उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था, खाना पीना कौन देखेगा, रहने की व्यवस्था कौन देखेगा, कौन कौन उसके जो है पैनल में वो पढ़ाने वाले सोर्स होंगे, हाँ, कितने हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, कौन गार्ड होगा, कौन सफाई कर्मी होगा। तो इसकी हमने पहले ही प्लान बना ली थी, एक तो मैंने ये पहले ही सारी चीज़ें प्लान बना लिया था यानी। और इसका जो योजना विधि है, इसका खोज किसने किया था मैं बता रहा हूँ। इसका खोज जो है जॉन डेने ने की थी, जॉन डेने जॉन डेने ई प्रोजेक्ट मेथड का उन्होंने खोज किया था। और इस पद्धति का नामकरण किलपैट्रिक ने किया। यह पद्धति एक अच्छी सीखने की प्रक्रिया है जो सभी सिद्धांतों को पूर्ण करती है। इसी के साथ प्रोफेसर रवीना के अनुसार योजना एक ऐसी अर्थपूर्ण गतिविधि है, मीनिंगफुल एक्टिविटी है, जो आपसी सहयोग और समन्वय से फलस्वरूप संपन्न होता है। बात सही है। हम सीआरई कराए तो हम अकेले तो किए नहीं, हम थे, आप थे और लोग था, हम लोग मिल करके इस योजना को तैयार किए और जाकर के सफल हुआ। तो देखिए योजना विधि के इसके प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ आ जाएगा, योजना विधि के प्रकार लिखिए। तो योजना विधि के प्रकार में आप लिखेंगे उत्पादक योजना, उपभोक्ता योजना, समस्या प्रकार योजना, अभ्यास योजना। ये योजना विधि के 4 प्रकार हैं। अब उत्पादक योजना कुछ मान लिया कुछ प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उत्पादक योजना में आएगा। उपभोक्ता योजना हमारा भोजन कितना खपत होगा उसकी योजना तैयार करनी होगी। समस्या प्रकार योजना, कोई समस्या है तो किस प्रकार का समस्या है और उस समस्या को एक योजना बना करके हम उसको दूर करें। अभ्यास योजना, हमारा शरीर बहुत मोटा हो गया तो उसके लिए हम क्या करें, एक अभ्यास करें, अभ्यास की एक योजना तैयार करें, कब कब हम अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें। और इसकी योजना विधि की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे गुण मैंने कहा था, यह अनुभवी के प्रयोगों के प्रयास से होता है। किसके प्रयास से होता है, जो अनुभवी व्यक्ति हैं वही जो है प्रोजेक्ट मेथड पे काम कर सकते हैं। बच्चों के अंदर छिपे कौशल को बाहर निकालता है, स्वयं का विकास करता है। जो व्यक्ति इस पर कार्य करता है उसका ही विकास होता है। यह समुदाय से जुड़ों को सहायता देती है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ यह योजना एक ऐसी अर्थपूर्ण गतिविधि है जो आपसी सहयोग सामंजस्य से संपूर्ण होता है, संपन्न होता है। प्रयोग के अनुसार पूर्व पाठ्यक्रम को पुनः बनाता है। अमूर्त समाधान नहीं करता, यह मूर्त समाधान करता है। योजना पत्ती में हाथ ही यांत्रिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। बात सही है। खेल क्रिया के द्वारा बच्चों की योजना में बाहर लाती है, यानी
खेल क्रिया के द्वारा बच्चों की योजना को बाहर लाते हैं। तो बहुत कुछ खेल से भी सीखते हैं। कार्यशाला तकनीक को बढ़ावा देना। कार्यशाला तकनीक से किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो उसकी मानसिक विकास होगी, उसकी ज्ञान की विकास होगी। और ये जो योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। इसके सिद्धांत हैं उपयोगिता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, कार्य करने का सिद्धांत। ये सारा सिद्धांत जो है आपका योजना विधि का है। स्वतंत्र कार्य करने का सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत और योजना का सिद्धांत। ये सारा सिद्धांत इसमें, ये 7 सिद्धांत समाहित है आपका ये प्रोजेक्ट मेथड में, योजना मेथड में। आगे हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। देखिए ये अपने आप में एक समाधान है। क्या है? अपने आप में एक समाधान है। इसका जिस तरह से जेस बैरिक्स ने खोज किया था आपको डिस्कवरी मेथड का, याद रखिएगा डिस्कवरी मेथड का खोज किसने किया था, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है प्रोजेक्ट मेथड, इसका खोज किसने किया? जॉन डे ने। अब आगे आ जाएगा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का खोज किसने किया? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का खोज करने वाले जो है ह्यूमैन कैसियो थे। ह्यूमैन कैसियो, ह्यूमैन कैसी जो है इस योजना के खुद करने वाले थे। लेकिन क्वेश्चन एक और उल्टा सीधा आ सकता है आपका योजना विधि में, प्रोजेक्ट मेथड में, कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इस पद्धति का नामकरण किसने किया था? तो इस पद्धति का नामकरण किलपैट्रिक ने किया था। ये याद रखना होगा। अगर ये याद नहीं रखेंगे क्वेश्चन तो बड़ा गहन देता है कि आपने थोड़ा आउट स्टडी किया है या कि फिर पॉइंट को सुन कर खत्म कर दिया है। इसलिए आपको अच्छा मार्किंग लाने के लिए आपको थ्रू आउट स्टडी की आवश्यकता होगी। और पढ़ने के लिए किसी को पहले एक बार बेवजह समझे पढ़ा जाइए, दूसरी बार उसको समझने के लिए पढ़िए, तीसरी बार आपको उससे क्या क्या चाहिए उसको पढ़िए, तो बातें पूरी समझ में आपकी आ जाएगी। अब हम थे आपका समस्या समाधान पर, तो इसका खोज जो है मैंने कैसी ने की थी। इसका अर्थ होता है किसी भी समस्या समाधान अपनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग करके करना। आईक्यू का परिचय तो ही नहीं, किसी विपत्ति में आफत में आप उससे कैसे निकलेंगे। ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर होकर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। किसी विपरीत स्थितियों को भी वो अपने अनुरूप ले आते हैं, अपनी स्थिति में ले आते हैं। अब जो समस्या समाधान विधि है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया है समस्या का पहले चयन करना। क्या करेंगे? समस्या का पहले प्रक्रिया क्या है? समस्या समाधान विधि का प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम समस्या का चयन करेंगे, समस्या क्या है, फिर समस्या का प्रदर्शन करेंगे। भाई ये प्रॉब्लम है, विषय की समस्या, किस विषय का समस्या, समस्या का परिकल्पना करेंगे, क्यों ऐसा समस्या है, हाँ क्या कारण है, मानसिक, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, घर का है, बाहर का है। हा? उसके बाद चित्र रूपरेखा, एक चित्र रूपरेखा बनाए, आंकड़े को इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद आंकड़े का विश्लेषण करना है, उसके बाद संतोषजनक परिणाम तक पहुंचना है, उसके बाद इवैल्यूएशन करना है और तब जाकर के सूचना का आलेख करना है। तो ये उसका प्रोसेस है समस्या समाधान विधि का, जिसमें समस्या समाधान विधि पर हम कार्य करेंगे। और इस विधि से लाभ क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि बुद्धि की क्षमता का विकास होता है। निश्चित रूप से आप जितना अपने आप को किसी कार्य में लगाएंगे, आपको उस कार्य के प्रति क्षमता उतना ही बढ़ते जाएगी। विचारों को विस्तृत करने में मदद मिलती है,
तर्क वितर्क का अवसर मिलते हैं, मैं ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता था, ये नहीं किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे इससे आत्मनिर्भर बनते हैं। विद्यार्थी की उत्सुकता को शांति मिलता है। कई एक विद्यार्थी में यह उत्सुकता रहता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारा पोता ने कहा कि अर्थ फट जाएगा तो क्या होगा, अर्थ भूकंप होगा, अर्थ कूप हो जाएगा। विद्यार्थी समस्या समाधान के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, उसको भी दिमाग लगाना और कैसे इसको करें, क्या करें, कहाँ से सहयोग लें, और समय का सही उपयोग होगा। अब इसकी हानि भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि है। हानि क्या है? बौद्धिक जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो है यहाँ पर ज्यादा होती है, अपितु शारीरिक क्रिया कम होती है। जैसे हम लोग जो काम करते हैं, तो हम लोग काम क्या है, बौद्धिक एक्टिविटी ज्यादा है, बौद्धिक कार्य ज्यादा है, शारीरिक काम हमारा नहीं है। शारीरिक काम किसान लोगों का ज्यादा होता है, इसीलिए वे लोग शारीरिक चुस्त और दुरुस्त भी रहते हैं। इसके बाद समय सीमा पहले से निर्धारित होती है, यानी हम समय निर्धारित किए हैं कि भाई हम 10 बजे से क्लास लें। इसके पीछे रीजन है कि आपकी परीक्षा 10 बजे से होगी। आप ठंडक के दिन में 10 बजे क्लास आने में असमर्थता जताते हैं, नहीं सर कैसे होगा, इतना सुबह सुबह नहीं आ पाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा आने में लगता है। भाई तो दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। जो सुबह 6 बजे क्लास करता होगा, ट्यूशन कोचिंग कैसे करता होगा? तो समस्या हमारा जो है वो पहले से निर्धारित होता है कि मैं इतना बजे से क्लास करूँ। इस विधि का उपयोग जो है योग अध्यापक के द्वारा ही किया जा सकता है, जो पूर्ण योग अध्यापक होंगे। अब है आपका इसी में छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी में ऐड करता हूँ, वो आपका स्किल फॉर टीचिंग। स्किल फॉर टीचिंग, स्किल फॉर टीचिंग। स्किल फॉर टीचिंग यानी हिंदी में शिक्षण के कौशल, इसको हिंदी में लिख सकते हैं शिक्षण के कौशल। अब देखिए शिक्षण के कौशल क्या क्या है। आपको नहीं मालूम, अभी हमारे यहाँ तो नहीं है, दिल्ली वगैरह में नाटक का बहुत प्रचलन है। नाटक से ही बच्चे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। क्या है, नाटक से करके व्यक्ति अपने मनोभाव को व्यक्त करता है, हमारी अपनी जो भावना है, जो व्यथा है। जैसे है ना कि कम उम्र की लड़कियों की शादी के लिए बहुत सारे लोग नाटक जागरूकता के लिए करते हैं। तो अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं कि कम उम्र में शादी करने से क्या क्या प्रभाव बच्चे पर और उसकी माँ पर पड़ सकता है। और नाटक खास करके एक सामूहिक प्रक्रिया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मंच पर प्रदर्शन करते हैं और उपस्थित लोग सभी उसकी मनोरंजन करते हैं। यह बहुत ही रोचक प्रतीत है, इससे मानसिक मन बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। बच्चे खेल में बहुत काफी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को सिखाया जा सकता है। अब तो यह भी हो रहा है कि सभी स्कूल में ड्रामा के एक टीचर होंगे, नाटक के टीचर होंगे, क्योंकि बच्चों का मनोरंजन बहुत जरूरी है। मैं बता दूं कि आपका ये 5 प्रकार का जो है ना शिक्षण कौशल है, और 5 प्रकार का शिक्षण कौशल जो है वो आपका ड्रामाइजेशन है, यानी नाटक है, स्टोरी टेलिंग, बच्चे को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। बच्चा जब रात में सोता है तो उसको कहानी कहिए, कुछ भजन सुनाइए, तो उस बच्चे को नींद जल्दी आ जाता है। तो कहानी सुनने में बहुत बच्चे मदद करते हैं, और बहुत जल्दी बच्चे को यह रिकॉग्नाइज हो जाता है कहानी। नरेशन, वर्णन करके किसी चीज के वस्तु के बारे में, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, इसके बाद भ्रमण, एक्सक्यूशन, भ्रमण, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं,
तो हम कभी कभी कुछ प्रदर्शन करके ही बताते हैं, डिजिटल बोर्ड में है, अपने भी है, कभी खास टॉपिक लेकर के आ जाते हैं, कभी आपके भविष्य के टॉपिक लेकर, कभी आपके परिवार में काम करने वाला टॉपिक को लेकर के आ जाते हैं, ताकि देखिए शिक्षण का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि पढ़ लिख करके नौकरी लेना, इसका बहुत बृहद काम है। शिक्षा का मतलब है हाउ टू टॉक, हाउ टू वर्क, हाउ टू वर्क। जब यह ज्ञान पूर्ण आपको हो जाएगा तो समझिए कि आप रियल शिक्षित व्यक्ति हैं। अब देखिए शिक्षण के लिए क्या है कि जो रीडिंग और राइटिंग, मुझे जो लगता है कि रीडिंग और राइटिंग, रीडिंग रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सबसे अच्छा प्रोसेस पढ़ने का, सीखने का, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं मन मन तो आपको उतनी सीख नहीं मिलेगी, लेकिन जब बोल करके पढ़ते हैं तो ज्यादा लर्निंग, और उसे फिर लिखते हैं तो और आप सीख पाएंगे। तो पढ़ना और लिखना ये सबसे अच्छी है जिसमें आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। ऐसे तो सीखने के अनेक प्रोसेस हैं, देख करके भी कोई सीखता है, अभी तो पहले बताया हूँ इसके पहले क्लास में, पर मोर इफेक्टिव होता है रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। तो मैंने आपको बताया कि ये 5 है जो आपको, ये 5 जो ड्रामेटिज्म, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन, ये आपके बहुत कुछ बच्चे को सिखा जाते हैं। अब देखिए जो नाट्यकरण है, तो नाट्यकरण का, नाटक का उद्देश्य क्या है? देख इससे बच्चे मानसिक और शारीरिक क्रिया साथ साथ करते हैं। ड्रामा में क्या होता है, मेंटल वर्क भी होता है और शारीरिक क्रिया भी होता है, तो दोनों साथ साथ होता है, बोथ एक्टिव, माइंड एंड फिजिकल। इससे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। सही बात है, जब दोनों कार्य कर रहे हैं तो लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इससे मानसिक मत बच्चों को किसी भी कहानी या घटना फिर से कब तक आसानी से समझाया या याद कराया जा सकता है। नाटक के द्वारा आप वह बच्चा जल्द सीख सकता है और उसे पुनः पूछेंगे तो बता भी सकता है। इससे मानसिक मंद बच्चों के स्मरण क्षमता का भी विकास होता है, नाटक से वो जल्द रिकॉग्नाइज कर पाता है। और नाटक का सिद्धांत क्या है? देखिए करके सीखने का सिद्धांत, डूइंग बाई लर्निंग। समूह में एक साथ कार्य करने के कारण सामाजिक कौशल का विकास होता है। व्यक्ति समूह में एक साथ काम करता है, 2 4 5 10 एक टीम होती है, तो उसका एक अलग से सोशल विकास हो जाता है और उसमें तुरंत पुनर्बल मिलता है, अरे वाह 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 वेरी, नहीं तो उसको एक ठो पुनर्बल मिलता है, अंदर से उसको लगता है हम वेल डन, अच्छा कर रहे हैं। और नाटक कर चुनाव करना, नाटक कर चुनाव करना कि कौन इसमें अच्छा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। और नाटक का इसका चरण होता है, माने इसका एक स्टेज है, वह क्या है, क्रियाकलापों का चुनाव होता है, क्या चीज का नाटक करेंगे, किस पर नाटक करेंगे। देखा था लुटक नाटक हो रहा है तो क्या चीज पर करें, अंडर एज मैरिज पर, मंदी बच्चे पर। जैसे हम लोग नाटक करते थे कि भाई कोई बच्चा आया गार्जियन लेकर के तो आप क्या करें, तो हम लोग विद्यार्थी सभी कोई माँ बाप बन जाते थे और कोई एक्सरसाइज एजुकेटर बन जाते थे और कैसे उसका केस स्टडी। तो ये बड़ा इफेक्टिव होता था, व्यक्ति जल्दी सीख जाता था। इसके बाद है कि क्रियाकलापों की व्याख्या, क्या क्या कर रहे हैं उसका व्याख्यान करिए और विषय वस्तु का चुनाव, विषय वस्तु का चुनाव करिए। इसके बाद स्वरूप का चुनाव करिए। नाटक को छोटे छोटे चरण में, माने स्टेज बाई स्टेज, इसको टाइम क्लास क्लासेस करते हैं उसके अनुकूल बात, अन्य बच्चों के साथ मिलकर नाटक का प्रदर्शन करना। इसके बाद दृश्य चित्र का चुनाव करना, कौन सा दृश्य उसमें हम क्या दिखाएंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल भी दे सकते थे
और कुछ आपको लिख देते हैं, तो आपको लगता है सर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फिर बाद में हम इंडिकेट करते हैं कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है इसके लक्षण, नाट्यकरण के लक्षण क्या होता है, तो नाटक की भाषा जो है एकदम सरल होती है, जिससे लोग जो समझ जाता है। नाटक में एक क्रमबद्धता होती है, यानी इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जैसे है ना, कौआ पानी पिया उड़ गया, तो पहले कौआ उड़ रहा था, उसके बाद वो घड़ा मिला, घड़ा मिलने के बाद देखा पानी है तो बहुत नीचे है, फिर उड़ते गया, कुछ कंकड़ मिला, वो कंकड़ डाला, पानी नहीं मिला, जब पूरा कंकड़ डाला पानी ऊपर आया, पिया और वो निकल गया। इसको भी एक नाटक के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो क्या है, ये एक क्रमबद्ध है ना। इसके बाद नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम ये नाटक किस पर्पज से कर रहे हैं। बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार नाटक होंगे जो बच्चे कर सके। नाटक की समय सीमा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाने की समय सीमा ज़्यादा हो तो शायद आप नहीं सीख पाएंगे, आप उब जाएंगे, और उबने के बाद आपकी जो सीखने की समझता है वो कम जाएगी। नाटक वास्तविकता से संबंधित होनी चाहिए। जैसे फिल्म है, तो फिल्म क्या होता है ना, वो वास्तविक नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। लेकिन नाटक जो करिएगा तो नाटक में जो दर्शा रहे हैं वो किसी वास्तविकता से मिला होना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको परफॉर्म कर सके और उसमें इंटरेस्ट ले सके। नाटक के द्वारा बच्चे मनोरंजन प्राप्त कर सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन प्राप्त कर सके। अब नाट्यकरण से लाभ क्या है? देखिए, नाट्यकरण से लाभ क्या है कि सबसे पहले भाई इसमें सोशल स्किल का डेवलपमेंट होता है। जैसे स्किल फॉर टीचिंग था, तो इसमें क्या होगा, सोशल स्किल का विकास होगा, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वास्तविकता से परिचय कराया जाता है, कौशल व्यवहार, स्किल टीचिंग, कौशल बिहेवियर का विकास होता है। उसके बाद आत्मविश्वास उसका जागृत होता है, और इसमें अशाब्दिक और शाब्दिक भाषा का विकास होता है। जैसे मैं देखा हूँ, मैं अपने गांव में जब पढ़ता था तो हमारे गांव में शिक्षा की ज़्यादा संख्या है, शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। उन दिनों, आज के 40-45 वर्ष पूर्व, हमारे गांव में हम लोग सरस्वती पूजा में ड्रामा करते थे। तो हमारे गांव में ड्रामा का जो पाठ होता है वो करने के लिए जल्दी कोई नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उनको किताब पढ़ने नहीं आती, वो कैसे प्रैक्टिस करें। हम लोगों ने उनको पढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको क ख ग घ च च हम सिखाएं, हिंदी सिखाएं, और 3 महीना से प्रैक्टिस करते थे डेली रात में, जो नहीं पढ़ सकते थे। और हमारे गांव में ऐसे कितने लोग हैं, 8-10 लोग हैं जो शिक्षित हो गए वो ड्रामा के द्वारा। उनको ककारा आ गई, उनको हिंदी पेपर पढ़ने आ गई, उनको हिंदी की किताब पढ़ने आ गई, माने वो ड्रामा से वो शिक्षित हो गए, पढ़ने योग्य हो गए। भाई उनको अंतर शक्ति बढ़ा, उनको ज्ञान बढ़ा, वो खेल खेल में सीख गए, प्ले विथ लर्निंग हो गए। ओल्ड एज में, नियर अबाउट 32-35 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। तो कहावत है ना, मैंने नो योर कंपनी, आप अपने दोस्तों से जाने जाते हैं, अपने साथियों से जाने जाते हैं, संगत से रंगत बदल जाती है। तो ये था हमारा नाट्यकरण, नाटक से लाभ। और नाट्यकरण की कुछ इसकी सीमाएं होती है। इसकी सीमाएं क्या है कि इसमें बच्चों का किसी घटना या स्थिति का वास्तविक स्थिति समझना संभव नहीं हो पाता। सीमा है, इसमें अधिगम विधि नकली हो जाती है। अब देखिए, उसके बाद था स्टोरी टेलिंग, ने बताए थे कहानी सुनना, ये आपका हमारा स्किल फॉर टीचिंग में आता है। इसकी भी घटनाक्रम को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को व्यक्त अर्थात कहकर बताना, सुनाना कहानी कहलाता है। किसी घटना के बारे में बताना किसी व्यक्ति को स्टोरी टेलिंग रूप में एक कहानी कहलाता है। इसमें बच्चों का सोशल,
भारबल विकास होता है। मानसिक मंद बच्चों को सिखाने की महत्वपूर्ण विधि है। स्टोरी टेलिंग क्या है कि मंदबुद्धि बच्चों को सिखाने का एक बहुत बड़ी विधि है। जल्द बच्चे लोग सीख जाते हैं। केवल दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं अपितु सामान्य बच्चों के लिए भी यह लाभकारी है। यह सिर्फ बौद्धिक दिव्यांग सामान्य बच्चे भी स्टोरी टेलिंग से बहुत जल्द सीखते हैं। जैसे देखते हैं हम नर्सरी में बताया जाता है अन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ माने एक्शन विथ सॉन्ग। तो ये बच्चे लोग जल्द सीखते हैं। देखिए कहानी सुनने का जैसे चिट्ठी लिखने का चरण होता है। चिट्ठी जब लिखते हैं उसमें चरण होता है। पहले हम किनको लिखना है विषय में लिखते हैं, आदर का वाक्य देते हैं, बीच में जो मैटर है वो देते हैं, लास्ट में फिर अनुरोध करते हैं। तो उसी तरह से कहानी सुनने का एक चरण जो है चरण होता है। और कहानी सुनने का चरण क्या है? कहानी सुनने का चरण है कि आपका पहला कहानी का चयन, दूसरा कहानी का परिचय और तीसरा जो है वह कहानी के कठिन शब्द का चुनाव, कहानी का चित्र, बीच बीच में चित्र दिखाना। जैसे लुमड़ी और ग्रेप्स का मुख्य कहानी का चुनाव, कहानी की जो है उसमें एक नैतिक शिक्षा होना चाहिए, है ना। कहानी की किताब हम लोग पहले पढ़ने की आती थी, उसमें कहानी के पढ़ते थे कि भाई कोई गाड़ी वाला जा रहा है, गाड़ी का फंस गया। हम लोगों ने कई बार किया भी है। हम लोग स्कूल के बच्चे नहीं, उसमें बैलगाड़ी चलती थी ब्लू कार्ड, तो हम लोग क्या करते थे, कहीं फंस गया तो हम लोग सारे बच्चे मिल करके उनको ढकेल देते थे, निकाल देते थे। ये नैतिक शिक्षा है। कहानी का लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, अपने भाव को व्यक्त करने में सहायक होता है, अपनी उत्सुकता को जाहिर करना पड़ता है और मनोरंजन की प्राप्ति। इस कार्य से थक गए हैं, रात में बच्चा कहानी सुनाइए, सो जाएगा, जय हिंद जय भारत हो जाएगा। कहानी सुनने के उसके कुछ सिद्धांत भी है। कहानी एकाग्रचित्त होनी चाहिए, समझिए। जिससे कहते हैं ना कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ को एकदम एकाग्र होना चाहिए, शांत भाव से होना चाहिए और सिर्फ ध्यान बच्चे को दूध पिलाने पर ही होना चाहिए। उसी तरह से जब कहानी कहते हैं तो कहानी कहने वाले को सिर्फ और सिर्फ कहानी पर ध्यान और सुनने वालों को भी सिर्फ और सिर्फ कहानी पर ध्यान होनी चाहिए। कहानी मनोरंजनात्मक होनी चाहिए, जो कुछ मनोरंजन होनी चाहिए। जैसे एक कहानी, एक राजा ने कहा भाई हमको जो कहानी कह के मन उबा देगा उसको हम आधा रात पर दे देंगे, और जो नहीं सुनाएगा उसको कत्ल कर देंगे। तो ये कहानीकार आए, कहानी कही, उनका कत्ल हो गया। एक दरबारी मुश्किल से आया और बोलता है महाराज मैं आपको मन उबा दूंगा कहानी को। बोलो कहो। उसने कहा एक था राजा, तो उसने बहुत बड़ा हाथा बनाया 10 बीघा में और पूरा चीनी का बोरा उसे भर दिया। संयोग ऐसा हुआ कि मकान वक्त वक्त कहीं कहीं देखते छोटी छोटी छेदियां कुछ छूट जाते, तो चिट्टी चीनी को निकाल रहा था। तो कथाकार बोला कि चिट्टी आया चीनी ले गया, चिट्टी आया चीनी ले गया, चिट्टी आया चीनी। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह 15 दिन 20 दिन चला। राजा बोला भाई ये कौन कहानी? तो कथाकार ने कहा मालिक हुजूर जब तक उस हाथे का चिन्नी खत्म नहीं होता है कहानी आगे कैसे बढ़ेगा? राजा हार मान गया और आधा राज पर दे दिया। समझ गए? इससे ही भाव मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो मनोरंजनात्मक होनी चाहिए। एक मैथिली लोग थे, तो वो लोग किसी शादी ब्याह में कहानी कह रहे थे। हाँ कहूँ कहानी कहूँ। एक था भेल, अच्छा हमर खिस्सा भेल, ठीक है आप बताइए। तो भेल हो गया है कहानी, तो ये कौन कहानी है? तो देखो ये मनोरंजन के लिए होता है।
कहानी उचित स्थान अर्थात शांत वातावरण में होना चाहिए। कहानी के अंत में लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए, कुछ सीख मिलनी चाहिए उससे। कहानी में प्रश्न होने चाहिए, उससे क्या होगा, आपको सीख मिलेगा। कहानी सुनने से लाभ, अब भैया सुनने से लाभ क्या होगा? आप तो इसका सिद्धांत सुन लिए, चरण सुन लिए, लक्ष्य जान लिए, लेकिन इससे लाभ है कि नहीं वो भी जान लीजिए। तो कहानी सुनने का लाभ पहला है कि कहानी से शाब्दिक विकास होता है। क्या विकास होता है? जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, नहीं है ना, तो बच्चों का उससे वर्ड पावर विकास होता है। कहानी से कल्पना शक्ति बढ़ती है। क्या बोलते हैं वो जो खेलते हैं, बोले थे इसके पहले हम भूल गए। एस ए पर एल एल ई से ए या एयरप्लेन, अंताक्षरी है ना, उससे वर्ड पावर बढ़ता है, इससे भी वर्ड पावर बढ़ेगा। कहानी से भावनात्मक विकास होता है और कहानी से व्यक्तित्व का भी विकास होता है। कहानी सुनने का भी भाई है, कितने गंदे गंदे कहानियां सुनाते हैं, नहीं? तो इसके लिए क्या है, कथाकार कहानीकार सुनने की भी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाएं यह है कि उचित शिक्षक होना चाहिए। कहानी कहने वाला जो है वो उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, और सही विषय में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। अब क्या है जो हमारा स्किल टीचिंग में है, उसमें है नरेशन, थर्ड में वर्णन करना। मैं 5 बताया था। तो वर्णन क्या क्या रहे हैं, किसी भी चीज को बताने के लिए, किसी भी घटना के विषय के बारे में गहराई से विस्तृत वर्णन करना होगा। आजकल देखते हैं पेपर वालों को क्या है कि मीडिया वाले हैं, अभी हमारे यहाँ मीडिया इंडिसेबिलिटी पर था, मीडिया वाले क्या है कि उनको कोई ऑथेंटिक पता रहे न रहे, कुछ भी जानकारी मिल गया तो वो लोग अपना कल्पना शक्ति से कुछ कुछ बना लेते हैं और छाप देते हैं, जो हमारा समाज पर, हमारा सुनने वाला, हमारा देखने वाला पर गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है पूर्ण रूप से जानकारी देने के बाद ही उसको पब्लिकली स्तर पर लाना चाहिए। किसी भी घटना को विस्तार पूर्वक व्यक्त करना ही वर्णन कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पॉइंट लिख करके आपको विस्तृत से बता रहे हैं, तो ये क्या है, नारेशन है, वर्णन करना है, यह भी एक शिक्षण कौशल है। और एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, चौथा स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण करने वाला एवं सुनने वाले के बीच कड़ी का काम करता है। स्पष्टीकरण कहने वाले और सुनने वाले के बीच एक कड़ी का काम करता है। यानी स्पष्टीकरण का अर्थ होता है किसी भी घटनाक्रम को पूर्ण रूप से व्याख्या करना। कोई घटना है उसको सही ढंग से उस पर विमोचन करना, व्याख्या करना। स्पष्टीकरण करते समय बहुत सारे शब्द वाक्य विन्यास के द्वारा किया जाता है। स्पष्टीकरण के द्वारा पूर्ण रूप से घटना से जुड़ा जा सकता है। स्पष्टीकरण संपूर्ण रूप से व्याख्या एवं एक एक तथ्य की सूक्ष्म रूप जानकारी देता है, उसे स्पष्टीकरण कहते हैं। जैसे कई एक बार सरकार अपने नीचे के अधिकारी से पूछ देता है, आप इसका स्पष्टीकरण दें, कारण पूछा दे क्यों ऐसा हुआ, तो वह जानना चाहता है कि आपके साथ जो ऐसी हैपनिंग हुई है तो क्यों हुई है, इसका कारण क्या है। यही होता है स्पष्टीकरण। और भ्रमण, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूशन। तो देखिए अभी आप लोग का, हम लोग बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग की हम टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल में आपको हम भी भ्रमण कराएंगे। भ्रमण का अर्थ होता है जब किसी वस्तु या स्थान का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भ्रमण करना। हमारे पास जो शिक्षण की व्यवस्था है, हम इससे और शिक्षण की अच्छी व्यवस्था के पास ले जाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जब कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने के बाद भी बच्चे आसानी से समझ न सके, तब बच्चों को वास्तविक ज्ञान के लिए उनको कहीं भ्रमण पर ले जाना चाहिए ताकि वो देख करके जल्द से जल्द सीख सकें। भ्रमण के द्वारा बच्चे प्रत्येक तथा वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं टाइगर, एनिमल, है ना, तो जो भी टाइगर है, एलिफेंट है, तो हम उसको जू लेकर करके दिखाएंगे
तो वास्तविक चित्रण उसके मस्तिष्क में होगा। तो जू ले जाने के लिए भ्रमण कराना होगा। मैं पढ़ाता हूँ STPTOT। STPTOT इतनी आसान चीज नहीं, बिगेस्ट। तो इसके लिए हम आपको उन स्पेशलिस्ट के पास आपको ले जाएंगे जो इस फील्ड के जानकार हैं, जो आपके नए नए आधुनिक उपकरणों से आपको अवगत कराएंगे। तो ये होता है भ्रमण के द्वारा अपने उच्च जानकार लोगों नई तकनीक से अवगत होना। भ्रमण में अध्यापकगण कई बच्चों को एक साथ कई स्थानों पर ले जाकर उसे विषय की वास्तविक जानकारी कराते हैं। जैसे बच्चों को बैंक में लेन देन सिखाना है तो बच्चों को ले जाकर बैंक में सिखाना। जैसे बच्चों को रेलवे में कैसे टिकट कटती है उसके बारे में जानकारी देना है, बच्चों को ले जाकर के सिखाइए। किसी भी चीज की दुकान में कैसे हम खरीद करते हैं सामान का, उसके बारे में बताइए। तो ये हमारा आज का विषय था मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीके, और इसके साथ हमारा स्किल टीचिंग, शिक्षण के कौशल। तो मैंने 5 शिक्षण के कौशल आपको बताया, और जो शिक्षण के तरीके हैं ये 3 तरीके हैं। तो हमारा आज का जो क्लास है समाप्त होता है। जय हिंद।